शुभ संध्या सभी को, मेरा मृदुल प्रणाम। आज IFPH फोरम के हिंदी सेशन का 1201वां दिन है, 25 जुलाई को। और मीटिंग शुरू करने के पहले हम लोग 1 मिनट का मौन प्रार्थना करेंगे, फिर आगे हम लोग चलेंगे। पुनः शुभ संध्या। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी पिछले 2100 दिनों से, आज 2100 दिन हो चुका है। और इस दिन से लगातार यह जो मीटिंग हम लोग करते चले आए हैं। और आज का मीटिंग हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमारे होस्ट सिमी जी ज्वाइन कर चुकी हैं, इनसे ये अपना इंट्रोडक्शन की डिटेल्स देंगी। गुड इवनिंग एवरीवन। IFPH के इस डेली वेबिनार में आप सबका स्वागत है। IFPH यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोविड काल से लगातार डेली वेबिनार कंडक्ट कर रहा है होम्योपैथी के ऑथेंटिक नॉलेज को सभी तक पहुंचाने। चलिए सेशन शुरू करने से पहले 1 मिनट का मौन रखें। धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सचिंद्र नारायण, BHMS बिहार यूनिवर्सिटी और MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी सनराइज यूनिवर्सिटी। एक ऐसी यूनिक एकेडमिक कॉम्बिनेशन जो क्लिनिकल और साइंटिफिक दोनों पर्सपेक्टिव्स को एक साथ कैरी करती है। डॉक्टर सचिंद्र को क्लिनिकल और टीचिंग दोनों फील्ड्स में वाइड एक्सपीरियंस प्राप्त। उन्होंने मेडिको साइंस सेंटर, पैराडाइज इंस्टीट्यूट, एलीट इंस्टीट्यूट, सिद्धि विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना और पाटलिपुत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग पटना जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में अध्यापन कर कार्य किया है। वे मेडिकल साइंस और जोलॉजी के टीचिंग में विशेष रूप से दक्ष हैं। स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को सिंपल और इफेक्टिव तरीके से समझाने के लिए स्पेशली जाना जाता है। आज का टॉपिक है होम्योपैथी इन एक्यूट इमरजेंसीज। होम्योपैथी और एक्यूट इमरजेंसी, ये कॉम्बिनेशन सुन के कई लोगों को सरप्राइज होता है, लेकिन होम्योपैथी में ऐसे रिमार्केबल रेमेडीज हैं जो एक्यूट और इमरजेंसी सिचुएशंस में जेन्युइनली फास्ट और इफेक्टिव रिजल्ट्स देते हैं। एकोनाइट, आर्निका, बेलाडोना, कार्बोवेज सब के सब एक्यूट इमरजेंसीज के लिए क्लासिकली इंडिकेटेड हैं। आज डॉक्टर सचिंद्र इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपना क्लिनिकल और एकेडमिक पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे। ओवर टू यू सर। Thank you, ma'am, and thank you, sir. Myself, Dr. Sachindra Narayan. आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका आवाज बंद हो गया है। हाँ, शुरू कीजिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए आप अपने को। हाँ, हाँ, शुरू कीजिए। good evening, sir and ma'am and all the members who joined us. Or sir, it's my better opportunity to myself, Dr. Sachindra Narayan. एंड आज मेरे लिए बहुत बेहद खास दिन है कि शुभ संध्या में हम सब एक जगह एकत्रित होकर के और कुछ एक दूसरे को बताने का, समझने का मौका मिला है। ये बहुत खुशी की बात है। और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है इस फोरम के तहत, इंटरनेशनल फोरम के तहत मैं फर्स्ट टाइम मैं कुछ डिलीवर कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और समय जाया न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि एक्यूट इमरजेंसीज में होम्योपैथी का क्या रोल है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमारे होम्योपैथिक साइंस में और हमारे समाज में एक बहुत अलग धारणा बनी हुई है कि होम्योपैथी एक ऐसा मेडिकल विधा है जिसमें कि एक्यूट इमरजेंसीज का कोई रोल नहीं है। जबकि हम आप पढ़े हुए हैं, लिखे हुए हैं, इसमें जानते हैं, हम लोग को बताया गया है कि देयर आर मेनी केसेस, बहुत सारा कंडीशन ऐसा है जिसमें कि हम दवा, अगर सही दवा देते हैं अगर, तो पेशेंट को निश्चित तौर पर बेटर रिकवरी देखने को मिलता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि होम्योपैथिक एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बात करते हैं हम लोग। और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है? आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल एसेंस ऑफ डिजीज। हमारे बॉडी में जो भी डिरेंजमेंट होता है वाइटल फोर्स का, और हमारे बॉडी पे जो एब्नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं, उसके आधार पर ही हम इलाज करते हैं, चाहे वट एवर द रीजन में भी, वट एवर द डिजीजेज में भी, कोई भी कारण रहे। लेकिन हमको सिम्टम्स ही हमारे पास ऐसा टूल्स है जिसके अनुसार जो है हम मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास टूल्स है होम्योपैथिक डिपार्टमेंट में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए। ये जो एक्यूट इमरजेंसीज की बात हम करते हैं कि कैसे हम पेशेंट को किस किस कौन, पहले तो सबसे पहले ये जानना हो गया कि एक्यूट इमरजेंसी होता क्या है, एक्यूट केसेज होते क्या है। एक्यूट का मतलब ऐसे भी हम लोग जनरली जानते हैं जो सडनली और वायलेंटली डेवलप होता है हमारे बॉडी में, जो अचानक होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा मे बी, लेकिन सिम्टम्स जो है उसके वायलेंट फॉर्म में ज्यादा पाए जाते हैं। हो सकता है पेशेंट डेथ भी कर जाए एक्यूट केसेज में। पेशेंट नॉर्मल है और थोड़े ही देर में ऐसा सिम्टम्स उसके बॉडी में अपीयर हुआ जो कि वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, वो लगेगा कि अब बचेगा ही नहीं। तो एक्यूट में सडन और वायलेंट सिम्टम्स अपीयर होते हैं, बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। देयर आर मेनी। अब ये एक्यूट की बात होगी। अब एक्यूट इमरजेंसी हो सकता है कि वो क्रोनिक भी हो जाए, लेकिन एक्यूट केसेस जैसे शॉक का कंडीशन होता है। शॉक हम जानते हैं कि एक पैथोलॉजिकल टर्म है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है शॉक, जिसमें कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई नहीं होता है। और ब्लड का सप्लाई शॉक के कंडीशन में अगर नहीं हो पाएगा तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारे पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। और न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन के सप्लाई होने की ही वजह से हमारे बॉडी में एनर्जी एटीपी के रूप में बनता है। तो शॉक एक बहुत बड़ा इमरजेंसी है जिसमें कि हमारी होम्योपैथिक दवाइयां काम करती हैं। अब सिम्टम्स क्या डेवलप होगा शॉक के कंडीशन में? अगर कोई पेशेंट शॉक से सफर कर रहा है उसको क्या होगा? हो सकता है वर्टिगो हो, चक्कर आ सकता है, बॉडी में आर्म और फीट उसका जो है कोल्ड हो सकता है, घबराहट बेचैनी जैसा हो सकता है, इल्यूजन जैसा सिम्टम देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इस तरह का सिम्टम देखने को अगर सडनली मिलता है हमको और घबराहट होती है कि लगता है कि अब जान नहीं बचेगा, भय के साथ अगर डर के साथ घबराहट हो रहा है, रेस्टलेसनेस अगर देखने को मिल रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि एकोनाइट नेप्लस जो है मेडिसिन हम उसको दे सकते हैं आंख बंद कर करके, और निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ निश्चित आराम मिलेगा। उसको फर्दर हम पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से उसको हम रेफर करेंगे, लेकिन सडन देन अब जो इमरजेंसी हुआ उसके लिए हम एकोनाइट, अगर डर के साथ अगर रेस्टलेसनेस अगर है पेशेंट को तो हम एकोनाइट दे सकते हैं। अगर अधिक कमजोरी है, पेशेंट ज्यादा वीक फील कर रहा है, घबरा भी रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है और शरीर ठंडा हो रहा है उसका, उस कंडीशन में हम कार्बोवेज दे सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस ऐसा होगा तो ये दवा देंगे। अगर आप सिम्टम मैच कर पा रहे हैं तो वो दवा देना है। बिना सिम्टम के मैच किए बगैर हम कोई थेराप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिम्टम्स मैच करना है हमको। अगर हम चोट लगने की बात करते हैं तो चोट बहुत तरह का चोट होता है। और चोट की बात करते हैं इमरजेंसी कंडीशंस में तो सबसे पहले हम आर्निका के बारे में सोच सकते हैं। सबसे फर्स्ट मेडिसिन, इट इज वेरी कॉमन मेडिसिन, जो कि हर बच्चा भी जानता है, हर घर में यूज होता है कि किसी भी प्रकार का चोट है तो हम आर्निका दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी हम टोटलिटी पर जाएंगे कि चोट का क्या टाइप है, क्या सिम्टम देखने को मिल रहा है हमको चोट पर। सोर लेम ब्रूइज्ड फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी एज इफ एनीवन बिटेन एलियंस की नोट में लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा पेशेंट को लग रहा है कि बहुत डंडा लाठी से कोई मारा हुआ है और उस टाइप का अगर दर्द हो रहा है चोट लगने की वजह से, तो उस कंडीशन में हम आर्निका सोच सकते हैं। और पेशेंट के सिम्टम्स के अनुसार अगर जरूरत है तो उसको हम रेफर करेंगे हॉस्पिटल के लिए भाई, कि भाई आईवी फ्लूइड का उसको जरूरत है, स्लैंगेशन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन सप्लाई की आवश्यकता है, कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता है। तो व्हाट आर द कंडीशन, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, वी हैव टू फर्दर proceed it for the treatment. But in case of emergency we can also use these type of remedies, like as in shock condition Econite Naples, Carbobage, or in case of injury Arnica Montana we can use. नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम सिनकोप, सिनकोप भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसको कि स्ट्रोक भी हम कह सकते हैं अगर समझना चाहे तो, कि ब्रेन में हमारे किसी कारण से जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। अगर ब्रेन में ही ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी किसी कुछ समय के लिए, हो सकता है बॉडी में कि हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो, तो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रवाह अगर ब्लड का कम हो जाएगा, उसके चलते हम समझ सकते हैं कि क्या क्या लक्षण डेवलप हो सकता है, जैसे चक्कर आना,
पसीना आना, चक्कर आना और बेहोशी जैसा सिम्टम देखने को हमें मिल सकता है। तो ये चीज समझना है कि अगर पेशेंट इस कंडीशन से सफर कर रहा है, शॉक कंडीशन में है, तो उसका सबसे पहले तो हमको ट्रीटमेंट को ध्यान में रखते हुए वाइटल्स भी मेजर करने होंगे। वाइटल साइन सिम्टम्स भी उसका देखना होगा कि भैया क्या साइन एंड सिम्टम्स उस पेशेंट के ऊपर, वाइटल साइन एंड सिम्टम्स क्या है। जैसे ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे, पल्स रेट, हार्ट रेट देखेंगे, ब्रीदिंग रेट देखेंगे, बॉडी टेम्परेचर मेजर करेंगे। तो जो ये मेजरमेंट है, हमारे क्लिनिक में भी पेशेंट्स आते हैं, तो ये वाइटल साइन हमको ध्यान में रखना है। पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में भी हमारे पास आ सकता है या आने के बाद भी इमरजेंसी हो सकती है, ऐसा हमारे आपके साथ बराबर होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है और सिम्टम्स के अनुसार जो है इलाज करना है। जैसे वेरेट्रम अल्बम की बात अगर करें हम शॉक के कंडीशन में, तो ठंडा पसीना के साथ अगर कमजोरी किसी पेशेंट को अगर होता है तो वेरेट्रम हम दे सकते हैं। कार्बोवेज यहाँ भी काम करेगा और बाकी ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि किसी भी हीट स्ट्रोक में कंडीशन क्या होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक हो जाता है। उस कंडीशन में ये इमरजेंसी कंडीशन है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हमारे बॉडी में अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में तेज बुखार के साथ इल्यूजन जैसा सिम्टम, बेहोशी जैसा सिम्टम और इन सम टाइम इपिलेप्टिक अटैक या वर्टिगो जैसा सिम्टम भी देखने को मिलता है। तो अगर धूप लगने की वजह से बुखार अगर आ रहा है और धड़कन बढ़ रहा है, सिर घूम रहा है, तो हम आंख बंद करके गुलनाइन मेडिसिन का यूज कर सकते हैं और पेशेंट को निश्चित तौर पर आराम मिलेगा। और साथ ही साथ अगर हीट स्ट्रोक की वजह से चेहरा गर्म और लाल अगर है, तो उस कंडीशन में हम बेलाडोना भी सोच सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में। एलर्जिक फूड पॉइजनिंग का एलर्जी हो सकता है, किसी मेडिसिन का एलर्जी हो सकता है, वेदर का एलर्जी हो सकता है, कोई खान पान की वजह से एलर्जी हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अगर एलर्जी होता है तो हो सकता है कि बॉडी पर कोई सिम्टम्स अपीयर हो सकता है हमको ब्रेथलेसनेस डेवलप हो, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो सिम्टम्स पे बॉडी पे कोई सिम्टम्स अपीयर हो या श्वास लेने में दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन को, या ब्लड प्रेशर घटता या बढ़ता है, वो एलर्जी कंडीशन में ये सब भी सिम्टम देखने को मिलता है। तो अगर सूजन के साथ एलर्जी कंडीशन अगर बॉडी पे अपीयर हो रहा है और सूजन है और रोजी रेडनेस टाइप सिम्टम अगर स्किन पे डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग एपिसमेल सोच सकते हैं। एपिसमेल बहुत अच्छी दवा है एलर्जी के कंडीशन में, या कोई अगर इंसेक्ट भी बाइट करता है तो हम लोग एपिसमेल फर्स्ट मेडिसिन दिमाग में आता है। और उसमें स्वेलिंग होता है और रेडिश स्वेलिंग अगर होता है। और हिस्टामिनम एक दवा है, हिस्टामिनम भी जो है एलर्जी कंडीशन में बहुत अच्छी दवा होती है, जो सिम्टम्स के अनुसार हम लोग है। बर्न भी सडन इमरजेंसी कंडीशन है। बर्न में अलग अलग परसेंटेज ऑफ बर्न हम लोग पढ़े हुए हैं, उसके डेप्थ के अनुसार, इंटेंसिटी के अनुसार ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर खाना पका रहे हैं घर में और हाथ जल जाता है, तो हॉस्पिटल जाने से पहले अगर हमारे पास कुछ होम्योपैथिक दवाइयां अगर है या हम आसानी से अगर उपलब्ध करा सकते हैं, उस कंडीशन में भी हम, जैसे अगर जलन के साथ अगर ब्लिस्टर लाइक फॉर्मेशन होता है और दर्द होता है, अगर बर्न हुआ और ब्लिस्टर बन गया और दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में कैंथरीज जो है बहुत अच्छी दवा, इमरजेंसी ड्रग्स है, जिसको कि हम सोच सकते हैं पेशेंट को देने के लिए। और अगर हल्का जलन के साथ अगर दर्द है, तो ऑटिका एविडेंस भी बहुत अच्छी दवा है बर्न के कंडीशन में। इट इज वेरी कॉमन ड्रग्स वी फ्रीक्वेंटली यूज इन केस ऑफ बर्न। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया आर्निका के बारे में, जो चोट में काम आता है, तो अगर नर्व इंजुरी अगर है तो उस कंडीशन में आर्निका तो हम देते हैं। सूजन और चोट के साथ अगर चोट में अगर सूजन भी है तो वहां आर्निका देंगे। और अगर मान लीजिए नर्व में अगर नर्व पेन है, तो वहां हाइपेरिकम के बारे में हम सोच सकते हैं। और अगर किस चोट ऐसा लगा कि जिसमें कोई पंचर वुंड अगर होता है, तो उस कंडीशन में हम लिडम पाल भी सोच सकते हैं। लिडम पाल ऐसा भी है, एंटी टेटनस के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं, पेशेंट को देते हैं कि चलो भाई
इंजुरी इस टाइप का अगर होता है, पंचर्ड वुंड अगर इंजुरी है, तो उस कंडीशन में हम लीडमपाल भी रिकमेंड करते हैं। एक्यूट अस्थमा, अस्थमा भी एक क्रॉनिक एलर्जिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट को ब्रेथलेसनेस के साथ फिजिकल और मेंटल रेस्टलेसनेस भी देखने को मिलता है, जिसमें कि सबसे दवाइयां बहुत सारी हैं लेकिन हम आर्सेनिक अगर घबराहट के साथ अगर श्वास फूलने में तकलीफ होता है इमरजेंसी कंडीशंस में, तो हम आर्सेनिक कल्ब के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें कि पेशेंट को रेस्टलेसनेस के साथ जो है श्वास फूलता है अगर, तो उसके बारे में हम आर्सेनिक कल्ब सोच सकते हैं। अगर घरघराहट की तरह आवाज आ रही है, पेशेंट श्वास ले रहा है तो घर 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 आवाज आ रहा है, अगर उसके साथ अगर कफ है और श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, ब्रेथलेसनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जैसा अगर सिम्टम देखने को मिल रहा है, तो इपिकेकुना इज द बेस्ट मेडिसिन। अब इससे पेशेंट को शॉर्ट रिलीफ मिलेगा, लेकिन हमको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए हमको फर्दर भी हम रेफर कर सकते हैं। अगला अगर कंडीशन देखते हैं हम लोग, तो व्रेट्रेम यूज करते हैं हम लोग अगर इन्फेक्शन के कंडीशन में। तो उल्टी दस्त अगर होता है ठंडा पसीना के साथ किसी पेशेंट को, तो व्रेट्रेमल, अगर फूड पॉइजनिंग का अगर कंडीशन है, तो फूड पॉइजनिंग की कंडीशन होने से हो सकता है कि उसको डायरिया वोमिटिंग जैसा सिम्टम हो, तो उसमें हम आर्सेनिक सोच सकते हैं। अगर लूज वाटरी स्टूल हो रहा है, अगर लूज वाटरी स्टूल हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर ज्यादा जो है लूज स्टूल हो रहा है, तो उस कंडीशन में पोडोफाइलम का यूज हम इमरजेंसी कंडीशंस में कर सकते हैं, क्योंकि डायरिया भी एक तरह का डिहाइड्रेट कंडीशन हमारी बॉडी में डेवलप करता है, जिससे सोडियम पोटेशियम लेवल हमारे बॉडी का कम हो सकता है। डायरिया की वजह से भी पेशेंट का जान जाता है। अगर 2 बार 4 बार किसी को लूज स्टूल हुआ तो हम इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर बार बार अगर रिकरेंट अगर लूज स्टूल हो रहा है, डायरिया का कंडीशन अगर है, 4 बार 5 बार से ज्यादा अगर हो गया, तो हम उसके बारे में उसको ध्यान देना होगा कि बॉडी में सोडियम लेवल अगर कम होगा तो वो घातक सिद्ध हो सकता है पेशेंट के लिए। तो इस पर भी ध्यान देना है कि छोटी बीमारी को छोटा नहीं समझना है। अगर कंडीशन अगर बॉडी में बैलेंस नहीं होगा, तो हो सकता है कि वो उसके लिए डेंजरस भी हो जाए। तो एक्यूट डायरिया और वोमिटिंग के कंडीशन में हमने डिस्कस किया कि इमरजेंसी ड्रग्स जैसे वेरेट्रोमल्बम, अगर उल्टी दस्त के साथ अगर ठंडा पसीना कोल्ड स्वेट अगर है, आर्सेनिक कल्ब देंगे। जब फूड पॉइजनिंग की वजह से अगर किसी को डायरिया या वोमिटिंग जैसा सिम्टम देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में सोच सकते हैं। और मोर लूज वाटरी स्टूल अगर होगा, तो पोडोफाइलम इज द बेस्ट मेडिसिन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग जब पढ़ाई के दौरान अपने गुरुजनों से हम लोगों ने सीखा है कि हम लोग डिजीज का इलाज नहीं करते हैं, हम लोग सिम्टम्स का इलाज करते हैं। और हम लोग जो मटेरिया मेडिका में हम लोग पढ़ते हैं या रिपर्टराइजेशन की बात अगर करते हैं, तो उसमें हम मेडिसिन के सिम्टम्स को डिजीज के पेशेंट के सिम्टम से मैच करके ही दवा देते हैं। और पेशेंट को ठीक करने के लिए जो है केवल मेडिसिन का सिलेक्शन ही जरूरी नहीं होता है, मेडिसिन के सिलेक्शन के साथ साथ पोटेंसी का सिलेक्शन सही होना चाहिए। और पोटेंसी का सिलेक्शन के साथ साथ रिपीटिशन ऑफ डोजेस का बड़ा महत्व है होम्योपैथी में। जहां तक मैं महसूस करता हूं क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर या जो सीखा है पढ़ा है, कि पोटेंसी सिलेक्शन और रिपीटिशन ऑफ डोजेज जो है पोसोलॉजी का भी नॉलेज हमें होना चाहिए। और इसके बारे में जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बात हम कर रहे हैं, कि सुटेबल रेमेडी का सिलेक्शन तभी होगा जब हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पर अपना क्लिनिक में हम उसको यूज करेंगे। अगर अब बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंडीशन, ब्लीडिंग के बारे में बात करते हैं। ब्लीडिंग एक इमरजेंसी कंडीशन है। होम्योपैथिक में जितने भी क्लिनिशियन है वो सब महसूस किए होंगे कि देयर आर मेनी ड्रग्स जो कि आंख बंद करके हम लोग को दवा का नाम याद रहता है, कि अगर ऐसा ब्लीडिंग अगर है तो हमको ये दवा देना है। और बराबर हम लोग क्लिनिक में यूज करते हैं। हमारे बॉडी के अलग अलग ओरिफिसेस से, ओपनिंग से ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, जिसमें कि ऊजिंग ऑफ ब्लड होता है।
आफ्टर कट और रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल। हमारे बॉडी में जो रक्त वाहिकाएं हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी के रप्चर होने से हमारे जो ब्लड वेसल्स के द्वारा अगर उससे ब्लड बाहर आता है, उस कंडीशन को हम ब्लीडिंग या हेमरेज कहते हैं। तो ब्लीडिंग अगर हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में, ऑर्गन्स में होता है, तो उसको हम इंटरनल ब्लीडिंग या हेमरेज का नाम देते हैं। और अगर एक्सटर्नल ओरिफिसेस के माध्यम से बाहर होता है या कहीं कट या इंजुरी की होने से अगर बाहर ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको हम एक्सटर्नल ब्लीडिंग कहते हैं। तो ब्लीडिंग के कंडीशन में भी देयर आर मेनी, ये इट इज ए ब्लीडिंग इज द emergency condition because in this loss of blood in our body, vital fluid of our body is blood। हमारे शरीर का वाइटल फ्लूइड है ब्लड, जो कि हमारे बॉडी से अगर लॉस हो रहा है, तो बॉडी से अगर ज्यादा अमाउंट में अगर ब्लड लॉस होगा, तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए हम इसको इमरजेंसी कंडीशन हम मेजर करेंगे। और इसमें सबसे कॉमनली यूज होने वाला जो मेडिसिन है, अगर मदर टिंचर के रूप में हम यूज करते हैं, तो हेमामेलिस, मेलिफोलिनम और डाइल्यूशन में फॉस्फोरस जो मेडिसिन है, कॉमन मेडिसिन अगर बात करते हैं हम, जैसे कोई फीमेल है, अगर नॉर्मल में ब्लीडिंग की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फिजियोलॉजी में पढ़ना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल जो मासिक क्रिया है महिलाओं में, हर एक अल्टरनेट 28 डेज पे जो एक्टिविटी होता है, साइकिल जो चक्र चलता है, उसमें लगभग एक साइकिल में 3 से 5 दिन तक जो है नॉर्मल ब्लीडिंग फेज कंसीडर किया जाता है। तो 3 से 5 दिन में नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड कितना लॉस होता है, ये भी जानना है। नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड हमारा लॉस होता है लगभग 60 से 80 ml, जो मेडिकल साइंस कंसीडर करता है 60 to 80 ml। if blood losses in a menstrual cycle, there is no any negative effect developed in the female body, but in the case of when more than 100 ml of blood losses in a menstrual cycle within 3 to 5 days, अगर 3 से 5 दिन के भीतर किसी महिला में मासिक चक्र के दौरान अगर 100 ml से ज्यादा ब्लड लॉस होता है, तो उसके शरीर पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब वो ब्लीडिंग होने का क्या कारण है, उसका वो डायग्नोसिस का चीज है। लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट अगर आती है कोई भी फीमेल, जो कि अगर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से सफर कर रही है, हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है उनके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, क्या कंडीशन, उसका डायग्नोसिस हम अल्ट्रासोनोग्राफी या अलग अलग माध्यम से, ब्लड टेस्ट के माध्यम से या प्रीवियस हिस्ट्री के माध्यम से हम जांच कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी फीमेल को एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में लगातार ब्लीडिंग और हैवी ब्लीडिंग अगर हो रहा है, ऐसे भी पेशेंट्स है, उस कंडीशन में हमको मेडिसिन अपना यूज करके एक्यूट कंडीशन, एक्यूट इमरजेंसी समझ करके उसको हम ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। देयर आर मेनी मेडिसिन, उसके साथ एसोसिएट मेडिसिन हम लोग, जोनोसिया अशोका हो गया, और यूट्राइन टॉनिक टाइप का सिम्टम जो है फ्रैक्शनस अमेरिकाना, इस तरह का जो मेडिसिन है, जो कि हम यूज करके पेशेंट को मेलिफोलिनम, हेमामेलिस और फास्फोरस दे करके पेशेंट के ब्लीडिंग को आसानी से रोक सकते हैं। ब्लीडिंग का केस कॉमन है, अगर मान लीजिए कि यूटीआई, रिकरेंट यूटीआई बना हुआ है पेशेंट को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या रीनल कैलकुलाई के केस में हिमेचूरिया जैसा सिम्टम, ब्लड जो है यूरिन में जो है ब्लड का आना, हिमेचूरिया, तो हिमेचूरिया जैसा सिम्टम देखने को मिलता है। उस कंडीशन में भी हमारी होम्योपैथिक दवाइयां अगर टोटलिटी ऑफ सिम्टम हम मैच करते हैं, तो बिल्कुल हम इस इमरजेंसी कंडीशंस को टैकल कर सकते हैं। अगर पेन की बात करते हैं और सडन किसी को पेन हो रहा है, मुझे याद है कि मैं अपने क्लिनिक में पेशेंट टाइम, क्लिनिक टाइम में बैठा हुआ था और एक रीनल कैलकुलाई का केस आया। एक कलकत्ता का पेशेंट था और लगभग 20-22 साल का यंग लड़का था। उसको लोअर एब्डोमेन में और लंबर रीजन में और लोअर एब्डोमेन रीजन में उसको सीवियर अचानक स्पास्मोडिक पेन, एक क्रैम्प टाइप का डेवलप हुआ और वो अपना एब्डोमेन पकड़ करके वो जमीन पे लेटने लगा। मुझे याद है कि मैंने उसको बेलाडोना 1M 2 डोज दिया था, 4-4 बूंद 2 खुराक हमने दिया, और विद इन 5 to 10 मिनट्स उसका पेन जो है वो रिलीफ हो गया। तो इतना जल्दी तो कोई एलोपैथिक दवाई भी नहीं काम करेगा।
कि 5 से 10 मिनट के भीतर जो है बेलाडोना 1 ml देने के बाद उसका जो लंबर पेन है, एब्डोमिनल पेन है, वो सही दवा सही समय पे हमने दिया और पेशेंट को रिलीफ हुआ। इमरजेंसी कंडीशंस की बात अगर करते हैं तो मैं जब पढ़ाई कर रहा था, सेकेंड ईयर में जब था BHMS में, तो हमारे घर में कार्यक्रम हुआ, तो उसमें बड़े भैया की पत्नी थी, तो उनको जो है एलर्जी हुआ इन वेदर चेंज होने से या फूड एलर्जी होने से। तो हमको बताया गया था, पढ़ाया गया था कि यूनिवर्सल एंटीडोट है भैया नक्स भूमिका। तो नक्स भूमिका हम 200 पावर में लेके अपने बैग में सदा चलते थे, और उनको कोई थोड़ा डायरिया होने की वजह से कोई मेडिसिन एलोपैथिक ड्रग्स दे दिया और उनके बॉडी में रिएक्शन कर गया। गांव में थे हम लोग, और लगभग 9 बजे रात हो चुका था, और शहर जाने में दूर था, और हमारे पास नक्स भूमिका दवा थी 200। आज MK साहनी सर को मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि सर ने आज जो ये बहुत दिनों का ये कसक है, आज बोलने का मौका दिया है उन्होंने। और मुझे याद है कि हमने अपने पिताजी से बोला कि मेरे पिताजी भी होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, तो मैंने पिताजी से बोला कि पिताजी ये दवा हम दे सकते हैं भाभी को, ताकि उनको रिलीफ हो जाएगा। वो हम पे गुस्साने लगे कि नहीं, क्यों मेडिसिन देंगे, इमरजेंसी कंडीशन है, नहीं देंगे। और हम जानबूझ करके हम भैया को अपने दवा दिया नक्स भूमिका, और उनके बॉडी में ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा था। न्यूली मैरिड वोमेन थी वो, और ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लगा मेडिसिन एलर्जी की वजह से, और पूरे शरीर में इचिंग हो रहा था, और बार बार लूज मोशन हो रहा था। मैं मात्र भैया को हमने दवा दिया नक्स भूमिका, और नक्स भूमिका 2-3 खुराक 5-5 बूंद देने के बाद वो सारा सिम्टम 10 मिनट के भीतर डिसअपियर हो गया। लोग तैयारी कर रहे थे कि ड्राइवर बुलाइए, गाड़ी बुलाइए, हमको जाना है शहर इलाज करवाने, डॉक्टर को बैठाना है, हॉस्पिटल खोलवाना है। और ऐसा नक्स भूमिका का इतना बड़ा ताकत है कि उस महिला का जान बचा लिया वो दवा, और उस इमरजेंसी कंडीशन से सबको रिलीफ जोन में डाल दिया। तो ये होम्योपैथी उस समय, अब सारे घर में हमको लोग शाबाशी देने लगे, तो पढ़ रहा है, तो बहुत बड़ा डॉक्टर है। एक नक्स भूमिका की वजह से किसी व्यक्ति की जान बच गई। इतना बेहतर काम करने वाला हमको नहीं लगता कोई अदर सिस्टम है। लेकिन सही दवा सही समय पे पड़ना चाहिए। मेरे समझ से अगर सिम्टोमेटिक अगर हम समझ करके इलाज करेंगे तो बिल्कुल हमारा हम सफल होंगे। इन्फेक्शन के कंडीशन में जैसे बॉयल्स हो गया, पिंपल्स हो गया, एक्जिमा हो गया, एलर्जी हो गया, ये इन्फेक्शन का कंडीशन अगर हमारे बॉडी में आता है, स्किन पर अगर रैशेज डेवलप होते हैं या किसी प्रकार का वुंड होता है, उस कंडीशन में होम्योपैथिक एलर्जी इमरजेंसी कंडीशन में गन पाउडर, साइलेसिया और भी मेडिसिन टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर हम उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और पेशेंट को निश्चित तौर पर आराम मिलेगा। स्प्रेन, इट इज ए वेरी कॉमन कंप्लेन नाउअडेज। स्प्रेन जो है, अगर मान लीजिए कोई भारी सामान उठाने से हो सकता है स्प्रेन आ जाए, कोई काम करते वक्त स्प्रेन हो सकता है, और एक्सरसाइज करने मत स्प्रेन हो सकता है। तो स्प्रेन का मतलब होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि जो हमारे बॉडी का फ्लेक्सिबल पार्ट है उस पर अगर प्रेशर पड़ता है, हमारे बॉडी के मैक्सिमम ज्वाइंट जैसे रिस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, फुट हो गया, एल्बो हो गया, माने ये सब स्प्रेन, जो स्प्रेन एंकल ज्वाइंट हो गया, फ्लेक्सिबल पार्ट्स में स्प्रेन का जो कंडीशन है उसमें भी होम्योपैथिक दवाइयां जो है वो बहुत बेटर काम करता है पेन को रिलीव करने के लिए। सूजन भी होता है तो रूटा रस्टक जैसा मेडिसिन हम इसमें सोच सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप थेराप्यूटिक माइंड से इलाज करिए, लेकिन इमरजेंसी कंडीशंस में थेराप्यूटिक का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा, उसके बगैर जो है पेशेंट को रिलीफ हो सकता है ना मिले। और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स तो मस्ट है। तो आज हम यही डिस्कस करना चाह रहे हैं, और बर्न के कंडीशन में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कैंथरीज अर्टिका यूरेंस, तो देयर आर बहुत सारे जो इमरजेंसी केसेस में हम लोग जो है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट अगर हम कोशिश करें और उसका नॉलेज हमारे पास अगर रहेगा, तो पेशेंट को निश्चित तौर पर हम इमरजेंसी कंडीशंस में रिलीफ दे सकते हैं। और आए दिन हम लोग
रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता है, डॉक्यूमेंटेशन में कमी है। डॉक्यूमेंटेशन अगर करेंगे कि नहीं हमने इस पेशेंट को इस समय ये चीज देखा और उसका रिकॉर्ड के साथ, तो हम बेहतर कर सकते हैं। तो आज हम बहुत कुछ नहीं कहते हुए सर से हम कहेंगे कि सर मेरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही है और जो हमें एक्सप्लेन करना था सर हमने किया, और जो अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। सचिंदर जी, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। कुछ केस रिपोर्ट भी करें, क्योंकि अभी आपके पास में बहुत समय है। अभी केवल 8 बजा है, आप 8:30 बजे तक आपको कुछ इंगेज करना चाहिए। अगर आप कुछ और चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। जी सर, केस तो अभी कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है सर। जो केस रिकॉर्ड था वो हमने डिस्कस किया अभी लाइव, अपने फैमिली मेंबर का ही केस डिस्कस किया कि हमने नक्स भूमिका दे करके उनका जो सिम्टम था, जो कि वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी और शादी करके हमारे घर में आई थी हमारी भाभी, और इन्वायरमेंट चेंज होने से, पानी चेंज होने से और उनको डायरिया होने लगा, तो एक भाई साहब ने उनको कोई मेडिसिन दे दिया बिना समझे, और वो बॉडी पर सिम्टम्स, एबनॉर्मल सिम्टम्स अपीयर हो गया। उस कंडीशन में नक्स भूमिका बॉडी में ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लगा, और ब्लूइश डिस्कलरेशन होने के साथ साथ पूरे होल बॉडी में इचिंग होने लगा और लूज मोशन भी हो रहा था। और उस कंडीशन में नक्स भूमिका जो है हम उसको पेशेंट को दिया। अभी कुछ दिन पहले ऐसा भी अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया भी एक इमरजेंसी कंडीशन है, एलर्जी अर्टिकेरिया। तो एलर्जी कर्टिकेरिया, अब पेशेंट को इतना ज्यादा इचिंग हो रहा है, इतना नोच रहा है बॉडी उसका जो है, इतना इचिंग हो रहा है कि पेशेंट बहुत जो है वो रेस्टलेस कंडीशन में चला गया है, बेचैन है। उस कंडीशन में भी वो भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद, होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो बहुत फायदेमंद होगा वो केस हमारे लिए। और हमारे सिस्टम में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं जिसको कि यूज करके हम पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं इफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मैच वाट एवर डिजीज में भी। हमारे डॉक्टर BK उपाध्याय सर, डॉक्टर प्रवीण सर, डॉक्टर साहनी सर और डॉक्टर संजीव कुमार सर, ये सब लोगों ने हम लोग को बताया है कि वाट एवर डिजीज में भी इफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मैच, बीमारी कोई भी हो, इमरजेंसी कंडीशंस में भी हमको जो है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को कंसीडर करना है और इस बात का जरूर ध्यान देना है। और इमरजेंसी कंडीशंस में हम नेक्स्ट टाइम जरूर, हमको अगर मौका मिलता है तो हम और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे, और विथ प्रूफ और विथ डॉक्यूमेंटेशन कि इमरजेंसी कंडीशंस में भी हमारी होम्योपैथी, या कभी हमको मौका मिलेगा आगे बोलने का तो और बेहतर तरीके से इस पर हम प्रेजेंट करेंगे कि क्या क्या, कौन कौन से कंडीशंस में हमारी होम्योपैथी किस हद तक जाकर के इमरजेंसी कंडीशंस में काम कर सकती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, समय तो है। हमारी जो ग्रैंड मदर जो अब नहीं है दुनिया में, दादी माँ, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज एक ऐसा कंडीशन है कि हमारे ब्रेन में किसी भी कारण से जब ब्लीडिंग होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रेन में हमारे जो है वो कैपिलरी के द्वारा ब्लड सप्लाई होता है, और कैपिलरी ब्लड वेसल्स का सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है। तो ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट रहता है उसको दो कंडीशन डेवलप होने का ज्यादा चांस रहता है। एक तो हो गया कि ब्रेन हेमरेज डेवलप होगा, या तो इपिस्टेक्सिस होगा। ये कॉमनली ये जहां का ब्लड वेसल्स कमजोर है, ब्लीडिंग तो वही होगा। तो ब्रेन हेमरेज हुआ और ब्रेन हेमरेज होने के बाद राइट साइड ब्रेन हेमरेज हुआ, सेरेब्रल हेमरेज, और लेफ्ट साइड बॉडी में पैरालिसिस डेवलप हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि राइट साइड अगर हमारे ब्रेन का जो नर्व फाइबर है हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, क्योंकि वहां का नर्व फाइबर हमारे ओपोजिट बॉडी साइड को नर्व कोऑर्डिनेट करता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर लेफ्ट साइड ब्रेन हेमरेज अगर होता है तो उसके बॉडी का राइट साइड पैरालाइज होता है। तो पैरालिसिस का मतलब हम जानते हैं कि पैरालिसिस एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें देयर इज लॉस ऑफ सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन। मतलब हमारे बॉडी का उस भाग का सेंसरी और मोटर नर्व दोनों काम नहीं करेगा प्रॉपर। उस कंडीशन को हम, मतलब नंबनेस हो जाएगा वो उस पार्ट में, मतलब वो पार्ट सेंसलेस हो जाएगा, और सेंसलेस होगा तो रिफ्लेक्स एक्शन भी स्वाभाविक है कि नहीं होगा। तो हमारी ग्रैंड मदर को ये कंडीशन डेवलप हुआ, और
उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया इमरजेंसी कंडीशन में। 2 दिन में लगभग 1.5-2 लाख का खर्चा बना हॉस्पिटल का, और तीसरे चौथे दिन दो डॉक्टर बोले कि भैया आप इनको अब ले जाओ घर पे, सेवा करो, 2-4-5 दिन की ये मेहमान है। आनन फानन में एम्बुलेंस लेकर के सब लोग घर आए, और हिंदू धर्म के अनुसार गौदान का जो कार्यक्रम होता है, अगले दिन सुबह में गौदान करा दिया गया। गौदान कराने के बाद जब दवा 1-2 दिन और चला तो पिताजी कंसीडर किए कि इनका हेल्थ और डिटोरिएट हो रहा है, ग्रैंड मदर का हेल्थ जो है वो और डिटोरिएट हो रहा है। उस कंडीशन में वो क्या किए कि मेडिसिन देना, एलोपैथिक ड्रग्स देना जो है वो बंद कर दिए, कि जब डेथ होना ही है तो मेडिसिन खिला करके क्यों हम डेथ हो, नेचुरल डेथ हो। लेकिन उस कंडीशन में हमारे पिताजी ने कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का मिक्सचर बना करके उन्होंने दिया था। ये एक्यूट इमरजेंसी नहीं है, लेकिन है एक तरह का इमरजेंसी। और उस कंडीशन में ये विश्वास नहीं हो रहा है कि जो महिला लगभग 92-93 साल की महिला, जो कि ब्रेन हेमरेज से शिकार थी, और जो चलने बोलने या समझने सुनने में पहचानने में जो असमर्थ थी, वो महिला विद इन होम्योपैथिक दवाइयों का प्रॉपर सेवन से 2 से 3 महीने के भीतर वो चलने बोलने लगी, इवन अपना नित्य क्रिया भी स्वयं करने लगी, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी सर्जरी के। तो इसको हम एक तरह का इमरजेंसी ही मानेंगे। जहां पर एलोपैथिक दवाइयां फेल हो गई, और जहां बड़े बड़े डॉक्टर्स हाथ जोड़ लिए कि भैया अभी हमसे कुछ नहीं होगा, इस उम्र में हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, आप पेशेंट को ले जाइए घर पे, अब 2-4 दिन की मेहमान है। उस कंडीशन में वो जो एक रोटी नहीं खा पाती थी, स्लाइन पे थी, और वो 2-3 रोटी खाने लगी और नॉर्मल लाइफ अपना जी, और 4-5 साल अपना लाइफ जी करके तब वो नेचुरल डेथ से चली गई। तो सिस्टम में कमी नहीं है, कमी हमारे नॉलेज में है, हम लोग जो महसूस करते हैं। तो इसको हम लोग प्रमोट करें, और ये बहुत सारा केसेज है, माइंड में एक साथ आता नहीं है। अगर रिकॉर्ड हम किए रहते पहले से मेंटेन, तो आसानी होता मुझे डिस्कस करने में। तो बहुत सारे कंडीशंस हैं जिस पर कि अगर सही दवा का सिलेक्शन अगर सही समय पे हम करते हैं, सही पोटेंसी के साथ, और सही रिपीटेशन ऑफ डोज अगर करते हैं, तो जो और हमारे पास तो केसेज ऐसे ही आते हैं मैक्सिमम, जो कि एम्स से रेफर्ड हो, जो कि वो एम्स भी कह दिया कि हमसे नहीं ठीक होगा। बड़े बड़े डॉक्टर जहां सीटी स्कैन एमआरआई में कुछ नहीं आ रहा है, वहां हमारी दवाइयां काम करती हैं। तो एक तरह से हम समझेंगे कि जहां सीटी स्कैन एमआरआई में सेलुलर लेवल पर जांच होने के बाद भी पेशेंट का बीमारी पता नहीं चल रहा है, पेशेंट के बॉडी में सिम्टम्स अपीयर हो रहा है, लेकिन कोई पॉजिटिव फैक्टर नहीं नजर आ रहा है। और उस कंडीशन में जाकर की इपिलेप्टिक जैसा, सीजर जैसा जो सिम्टम पेशेंट में आता है, मिर्गी जैसा सिम्टम आता है, उस कंडीशन में हमारी होम्योपैथिक दवाई काम करती है। अब इससे बड़ा इमरजेंसी केस को हैंडल करने वाला और कौन सा सिस्टम है जहां एमआरआई और सीटी स्कैन फेल है। एलोपैथिक ड्रग्स, अगर इपिलेप्सी की बात करते हैं तो सेडेटिव ड्रग्स दे करके पेशेंट को नींद की दवा दे करके लोग सुला देते हैं, और हमारी दवाइयां नर्व के थ्रू ही काम करता है। हम 5 बूंद दे करके पेशेंट को रिलीफ देते हैं। तो एक तरह का इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें कि हम पेशेंट को रिलीफ देने का काम करते हैं। और लास्ट में हम थैंक यू बोलना चाहेंगे सर। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया है। मैं आपका और पहला प्रेजेंटेशन से आपका मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको इसको जो गलती प्रेजेंटेशन हुआ वो के सर लिए। क्षमा क्योंकि करिएगा। समय है तो मैं चर्चा करूँगा। जी साथियों, एक्यूट केसेस को ट्रीटमेंट करना एक चैलेंजिंग तो जरूर है, लेकिन बहुत आसान भी है। कुछ बातों को ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जिससे कि हम लोग जनरल एक्यूट के समय में क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा एक्यूट के समय में पेशेंट का जो अटेंशन है उस प्रेजेंट पर ज़्यादा हो जाता है, उस अटेंशन पर। तो उसके माइंड को उस समय में स्टडी कीजिए वहाँ पर, और उसका बॉडी का ये रिलेट कीजिए, बॉडी के अंदर में क्या परिवर्तन हो रहा है। दोनों को रिलेट करना बहुत जरूरी होगा। मैं एक केस आपको इंडिकेट करूंगा, मेरे पिताजी का ही था। उनको चिकन पॉक्स हुआ था, ये 90s की बात मैं बता रहा हूँ। चिकन पॉक्स होने के बाद मैं पटना में नहीं था उस समय में, वो
अच्छे प्रैक्टिस में थे, लेकिन चिकन पॉक्स हुआ था और होने के बाद में वो फीवर आ गया था, काफ़ी दिन से फीवर था। और उसके बाद में फीवर बढ़ता गया, पॉक्स बहुत ज़्यादा होने लगे और कुछ दवाइयों से लगता है कि उनका सप्रेशन हो गया और वो उस समय में कोमा में चले गए। अब कोमा में चले गए तो तुरंत उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया, वहाँ पर पटना के हथुआ हॉस्पिटल वार्ड में रखा गया था। और वहाँ पर कई एक दिनों से सारे पैरामीटर्स उसके उनके नॉर्मल आ रहे थे। सभी डॉक्टर, क्योंकि पटना के बहुत बड़े डॉक्टर्स थे और हथुआ कोठी के से संबंधित थे, तो सारे लोग उनके पीछे लगे हुए थे उनके देख, लेकिन और सारा पैरामीटर तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तो मैंने उस समय में, मैं थे, मेरे साथी थे, हम लोग देखे कि इसमें क्या सोचना चाहिए हम लोग को, होम्योपैथी को। तो देखिए, मैंने जो कहा ना कि अनकॉन्शियस स्टेज में अ, जब है, जबकि पूरा शरीर एकदम डेड बॉडी जैसा पड़ा हुआ है, उस समय में अगर कहीं पर कोई हरकत दिखलाई दे तो वह एक इंडिकेटिंग पॉइंट होता है। तो मैंने उसमें एक देखा, उनके पैर की उंगलियों में थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है। एक पहला लक्षण मुझे बड़ा बहुत अच्छा क्लू मिला। उसमें आप देखिएगा, इसका फिजिटी जो है, रेस्टलेसनेस इन द टोज ड्यूरिंग अनकॉन्शियसनेस, एक रूब्रिक्स बन गया। अब चूंकि चिकन पॉक्स एक इरप्शंस था और इरप्शंस के बाद में जब बेहोश हुए थे, सप्रेशंस के बाद में, तो आप माइंड में जाइएगा तो एक रूब्रिक्स है, माइंड अनकॉन्शियसनेस सप्रेशन ऑफ द इरप्शंस, और उसके अंदर में एक ही दवा है और वह है जिंकम मेटालिकम। अब देखिए, जिंकम मेटालिकम देने के बाद ही नेक्स्ट डे उनके पैरों का हरकत, जो उंगलियों में था वो पैर में आने लगा, और दूसरे दिन उनके अंदर में काफी अच्छा काफी अच्छा बदलाव आ गया। और तीसरे दिन हम लोग हॉस्पिटल से लेकर के चले आए। तो ये एक बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस की जरूरत होती है। दो चीज का हमेशा अनकॉन्शियस पेशेंट में आप देखिएगा कि जब भी वह पेशेंट कोई बीमार होता है या ये अनकॉन्शियस स्टेट में होगा, तो उसके बॉडी का पोजीशंस क्या है। जैसे किसी में आप देखिएगा कि आंख जो है तो पलक जो है तो झपकता रहता है, या आपके नाक का जो ये पिन्ना है ये हिलता रहेगा, अप्स एंड डाउन्स घूमता रहेगा। तो इसके उसको ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात तो ये हुआ। दूसरी बात होता है कि हम लोग अनकॉन्शियस या एक्यूट केसेस में जनरली आपको ये कॉमन सिम्टम्स ही दिखलाई देते हैं। तो मैं कहता हूँ कभी कभी कॉमन सिम्टम्स भी, बहुत लोग कहते हैं कॉमन सिम्टम्स मदद नहीं करता है, लेकिन कहते हैं कि जब कई एक कॉमन सिम्टम्स कॉन्फ्लुएंस कर जाता है, एक साथ में आ जाता है, तो वह एक महत्वपूर्ण रूब्रिक्स बन जाता है। एक महत्वपूर्ण, जैसे सर्दी के साथ में, बुखार के साथ में सर्दी होना, है ना, फीवर के साथ में सर्दी हो जाना, फीवर के साथ में डायरिया हो जाना, ये कॉन्कॉमिटेंट्स हो गया और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण बन जाता है। तो इसको भी ध्यान देना चाहिए। और तीसरी बात होती है उस समय में पेशेंट का स्टेटमेंट, मेंटल स्टेट, है ना। मेरी लड़की बहुत जब छोटी थी और उसे कभी हाई फीवर हुआ, मुझे काउंसिल के मीटिंग के लिए जाना था, पटना से बाहर दिल्ली जाना था। काफी हाई फीवर था, 103 104 घट नहीं रहा था। बगल के में डॉक्टर थे, वो भी आए, देखे, बोले कि डॉक्टर साहब ये आप ही कीजिए, बहुत ज्यादा ये है। मैंने देखा कि बड़ा काम एंड क्वाइट पड़ी हुई है, कुछ अति उसमें ये नहीं है, सेमी कॉन्शियस स्टेट में है, हाई फीवर है। मैंने अ, और लक्षणों के साथ दे करके मैंने पल्सेटला दिया। पल्सेटला देने के बाद में सुबह तक, मैं तो कैंसिल कर रहा था प्रोग्राम कि नहीं जाऊंगा, लेकिन सुबह तक वो एकदम नॉर्मल हो गई, पूरा जैसा लगा कि उसको कुछ हुआ ही नहीं है। तो देखिए कितना ऑब्जर्वेशन है, डलनेस, है ना, एक्यूट स्टूपर लाइक सेंसेशंस ड्यूरिंग द फीवर। तो ये देखिएगा, आप कभी ये देखिएगा फीवर के साथ में एसोसिएटेड, हम लोग हमेशा फीवर के समय में पेशेंट घबरा के बोल जाएगा डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा बुखार। अरे बोले बुखार है तो ठीक है, घबराइए मत। बुखार के साथ में क्या है, उसका प्यास कैसा है ना। बोलेगा प्यास नहीं है, थर्स्टलेस है, कहेगा प्यास बहुत है। तो प्यास कितना कितना पानी पीता है ये बता सकता है ना। अब उसके बाद में पानी का स्वाद पूछिए, खाने का मुंह का स्वाद कैसा है। पानी का स्वाद उस समय में बहुत सा बदल जाता है।
अगर और लोग कहते हैं कि पानी का स्वाद, डॉक्टर साहब पानी की बहुत प्यास तो लगती है, पीने का बहुत मन करता है, लेकिन पानी पिया नहीं जाता है क्योंकि वो उसका स्वाद तीता लगता है, नीम के जैसा तीता लगता है। अब सोचिए, आप बता सकते हैं कोई दवा है इसमें होम्योपैथी में? आर्सेनिकम है, चाइना है, और एक और दवा है नेट्रम्यूरिटिकम है। अब इसमें से दवा का चुनाव करना कितना आसान है। बिटर टेस्ट ऑफ द माउथ ड्यूरिंग द फीवर एंड वाटर टेस्ट बीटर। तो ये में से एक दवा आर्सेनिक मैंने दिया, एक रोगी को ठीक हो गया। अब कोरोना के समय भी इस तरह के बहुत लक्षण आए, लोग कहते थे कोरोना में सब लोग को आर्सेनिक दो, मैं कहा कि आर्सेनिक सबको नहीं काम करेगा, है ना। अलग अलग स्थिति, अलग अलग सिचुएशंस है, और सभी सिचुएशंस में हम लोगों को ध्यान देना होगा, और सभी सिचुएशंस को ध्यान दे करके आपको, इसलिए मैंने कोरोना के समय में कई एक मैंने इस पर लेक्चर इस फोरम में भी दिया हूँ। कुछ मुझे याद नहीं है कब दिया था, लेकिन यहाँ भी दिया हूँ, और टेकिंग ये एक्यूट केसेस के ऊपर भी लेक्चर मेरा और भी विस्तार से रहा है। मैं और चर्चा करूँगा कभी। लेकिन ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि एक्यूट केसेस का प्रिस्क्राइबिंग में आपको अलर्टनेस ऑफ माउंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एक्यूट सिम्टम्स में जितने भी सिम्टम्स उभर करके आते हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वह ऑर्डिनरी कंडीशंस में वह कॉमन रहा हो। जैसे रोगी को मीठा बहुत पसंद है ना, सामान्य अवस्था में, नॉर्मल अवस्था में, और वह मीठा के बिना नहीं रह सकता है। लेकिन जब फीवर हो जाता है, काफ़ी एक्यूट कंडीशन में, फीवर की चर्चा नहीं करूंगा, कोई भी बीमारी हो जाता है, तो उस समय में उसको मीठा एकदम ही नहीं पसंद होता है, देखना नहीं चाहता, घृणा हो जाता है। तो एवर्सन यहाँ पर एक इम्पोर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। तो कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को खोजना जरूरी है। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स पिक्यूलियर सिम्टम्स। अब इसको कैरेक्टरिस्टिक्स पिक्यूलियर सिम्टम्स किसको कहेंगे, किस लक्षण को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पिक्यूलियर कहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स पिक्यूलियर वो होता है जो कि जनरल का ऑपोजिट होता है, जिसको कि केंट ने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स पिक्यूलियर, यानी कि जनरल सिम्टम्स का ऑपोजिट होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक पेशेंट है जिसको कि पूरे शरीर में जहाँ दर्द होता है वहाँ गर्म से सेकने से आराम मिलता है, पेट में दर्द है वो भी गर्म सेकने से आराम मिलता है, हाथ में दर्द है वो भी, कहीं भी दर्द होता है तो गर्म से आराम। लेकिन सर का दर्द है वो ठंडा पानी से आराम मिलता है, तो ये ठंडा पानी से आराम मिलता है, ये कैरे पिक्यूलियर हो गया। तो जनरल में जो विपरीत हो, जनरल के जो अपोजिट हो जाएगा, उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पिक्यूलियर, मैं उसे कभी कभी रिबेलियन सिम्टम्स भी, विद्रोही सिम्टम्स भी कहता हूँ। जो सब लोग जा रहे हैं एक तरफ से, ये भाग करके दूसरे तरफ जा रहा है ना, तो ये भाग करके दूसरे तरफ जा रहा है, तो ये रिबेलियन सिम्टम्स हो गया। और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स पिक्यूलियर का काम करता है, और यह आपके लिए दवा के लिए प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट बन जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पिक्यूलियर। तो किसी भी मेडिसिन को पढ़ने के लिए हमको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पिक्यूलियर को देखना चाहिए, उसके हाव भाव को देखना चाहिए, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स में चेंजेज आ जाएगा। दूसरी बात होता है कि चेहरे का रंग, चेहरे का रंग भी देखिए, आपके चेहरा लाल हो गया है, चेहरा ठंडा हो गया है ना, है। और बॉडी का जो टेम्परेचर है, जब बुखार बढ़ता है, फीवर आता है, तो पूरा बॉडी में हीट हो गया, 102 103 है। इतने हाई फीवर में बॉडी का बढ़ना, जो टेम्परेचर का बढ़ना लाजिमी है। तो लेकिन एक बात देखिएगा, आप अधिकांश रोगी में देखने का कोशिश करेंगे कि वहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर कोई ना कोई भाग ठंडा जरूर मिलेगा, है ना, कोई ना कोई भाग ठंडा मिलेगा। जैसे बहुत पूरे शरीर गर्म है, पैर का तलवा जो है तो एकदम बर्फ के जैसा ठंडा है ना, बर्फ के। अब ये आपको रूब्रिक्स भी मिल जाएगा केंट में, सिंथेसिस रिपर्टरी में भी है, कोल्डनेस ऑफ द फुट, कोल्डनेस ऑफ द सोल ड्यूरिंग द फीवर, अलग करके रूब्रिक्स है। अब बहुत कम दवाई है, तो यहाँ पर कम दवाई वाली दवाइयाँ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने लगता है। तो साथियों, ये चीज़ को गौर करना चाहिए कि हम लोगों को किस तरह से कितना इसका अध्ययन करना है और देखते रहना है। बहुत सारे केसेस हैं, इसका चर्चा अभी सचिंदर जी ने भी बहुत केसेस को बताया है। अनकॉन्शियस पेशेंट में एक बार और मेरे पिताजी को भी ब्रेन हेमरेज हुआ, तो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, लेफ्ट साइड पैरालाइज,
पैरालिसिस हुआ था, कुर्जी हॉस्पिटल में भर्ती थे। और कुर्जी हॉस्पिटल में मैंने उनको लक्षण को ऑब्जर्व किया। और लैकेसिस, आप सोचो लैकेसिस, उस समय में 2-3 दिन कोमा के बाद में लैकेसिस, डॉक्टर जवाब दे चुके थे कि आप इनको ऑपरेशन कराइए, क्लॉट निकलवाइए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और मैंने लैकेसिस दिया 12 बजे रात में। लैकेसिस 12 बजे रात में मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि वो होश में आ गए हैं। मेरा नाम लेकर के वो बार बार बुला रहे हैं मुझे। और वह लैकेसिस उनके लिए जीवन का, और 2 दिन के अंदर में उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। है ना, लैकेसिस पैरालिसिस पूरा कंप्लीट तो नहीं ठीक हुआ, लेकिन होश में आ गए और वो ठीक से रहने लगे। फिर इसी तरह से मैं देखता हूँ उनके केस में, एक बार उनको बहुत हाई फीवर, जब बीमार थे, पैरालाइज्ड अवस्था में बेड पर थे, तो काफी हाई फीवर, एक्सट्रीम हाई फीवर। और उस समय में उसका बीपी भी बहुत बढ़ गया, और बीपी के कारण ही इनका ये हेमरेज हुआ था उस एज में। तो मैंने देखा कि अरे बहुत ही तो ये स्थिति हो गया। अब इस समय में हाई फीवर, बीपी के बढ़ करके बढ़ गया, और मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था कि मैं क्या दवा दूं। फिर मैंने एक रूब्रिक्स देखा, वहां पर एक ट्यूबरकुलिनम, ट्यूबरकुलिनम। और उस समय मैं ट्यूबरकुलिनम को नोसोर्स देने के लिए घबरा भी रहा था, लेकिन ट्यूबरकुलिनम का 0/5 पोटेंसी में मैंने उसमें इस्तेमाल किया, और वह फीवर जो है सो अचानक धीरे धीरे घटने लगा, और सुबह होते होते नॉर्मल हो गया। और फिर अभी वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि इस तरह से जो अवस्था है ये आपका, वो बराबर आपको बदल सकता है। और इसको आप अध्ययन करते रहेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा। कुछ चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस है, मैं उनको भी देख लेता हूं। और मैं उनके पिक्यूलियर सिम्टम्स के बेस में आपने पेन में बेलाडोना दिया था। तो ये देखिए, पिक्यूलियर सिम्टम्स का जो चर्चा, इन्होंने जो भी दवा सिचुएशन रहा हो, लेकिन पिक्यूलियरिटी कब बनता है? पिक्यूलियरिटी उस स्थान और परिवेश से विपरीत होगा, उसको पिक्यूलियर स्टेट कहते हैं। उसके बाद में रिगार्डिंग द पोटेंसी, रिपीटेशन ऑफ डोजेज एंड एक्यूट केसेस। देखिएगा, एक्यूट केसेस में और इमरजेंसी केसेस में रिपीटेशंस का अधिकांशतः जरूरत नहीं पड़ता है। और मैं कहता हूं कि एक्यूट केसेस में हाई पोटेंसी से यूज करना चाहिए। और मैं जनरली फीवर का और ये सब केसेस में मैं 0/7 से शुरू करता हूँ। क्यों? क्योंकि 7 हाई पोटेंसी है, वहाँ पर 0/1 मैं अक्सर एलएम पोटेंसी ही इस्तेमाल करता हूँ। मेरे क्लिनिक में ज़्यादातर एलएम पोटेंसी ही रहता है, तो मैं एलएम पोटेंसी ही इस्तेमाल करता हूँ, और एलएम पोटेंसी के माध्यम से ही मैं प्रैक्टिस करने का कोशिश करता हूँ। तो ये और हाई पोटेंसी, तो साथियों इसमें घबराने का जरूरत नहीं है पोटेंसी को। और रिपीटेशंस की जहाँ तक बात आती है, वह रिपीटेशंस आपको शायद ही मौका मिलेगा अगर आप बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक ढंग से आप इसका दवा का चुनाव करेंगे, तो बहुत ही आसानी से दवा हो जाएगा। और रिपीटेशन, हाँ, रिपीटेशंस का कब जरूरत पड़ता है? जब आपका सिलेक्शन रॉन्ग है ना, रॉन्ग है, मिस्टेक हो गया। और एक चीज और हम लोग देखते हैं, कई एक बार हम लोग फेल होते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ, लेकिन कई एक फेलियर्स ऐसे होते हैं। मेरे एक केस है मेरे कॉलेज का ही। उस समय में हमारे कॉलेज के सेक्रेटरी को काफ़ी फीवर हो रहा था। वो एलोपैथिक डॉक्टर थे, और उनको काफ़ी भी और अब चूंकि कॉलेज के सेक्रेटरी थे, तो जो टीचर जाते थे सब उनको एक दवा प्रिस्क्राइब कर देते थे, सब दवा, कई एक दवा तो देने के बाद में मल्टी मेडिकेशंस हो गया था। अब ड्रग डिजीज क्रिएट हो रहा था, फीवर ठीक नहीं हो रहा था। आप जाइएगा रिपोर्टरी में देखिएगा, रूब्रिक्स है। जब कई एक दवा देने के बाद में आपका कम्प्लेक्स बन जाता है, तो एक ही दवा है जो वहाँ पर काम करता है, और वह है सिपिया। और सिपिया मैंने उनको प्रिस्क्राइब किया, सिपिया दिया, और सिपिया देने के 2 दिन के अंदर में, वो जो कई एक दिनों से सफ़र कर रहे थे, 10 दिन हो चुका था सफ़र कर रहे थे, उनके सिपिया देने के बाद ही उनका फीवर जो है सो सारा कुछ नॉर्मल हो गया। तो एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, कि हम लोगों को रोगियों का अच्छा से विश्लेषण करें। ऑब्जर्वेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट।
आपको रोगी के बोली और ऑब्जर्वेशन आपका जितना एक्यूट होगा, यही आपके प्रैक्टिस का आधार बनेगा। और इसको करने के लिए आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा और क्लिनिक में रहना होगा। क्लिनिक में रहने का मतलब है कि तन मन धन से, है ना, मन से भी आपको क्लिनिक में ही व्यवस्थित रहना पड़ेगा। और यह डॉक्टर म्यूट, डॉक्टर हाबर्ट, यू कैन अनम्यूट। आई एम नॉट द होस्ट नाउ। Okay, sir. Okay, sir. I am not the host because host, someone has taken over the host. Yeah. IFPH, they have taken over the host. I did it. You I can, did it, sir. yeah, I yeah, did yeah. it. You got it, हाँ। तो नाउ Thank you. अब हम लोगों का समय भी पूरा हो रहा है और मेरे सभी आप लोगों के सभी सवाल भी मैं देखता हूँ कि चैट बॉक्स में अभी नहीं है। और पिक्यूलियरिटी को खोजिए। और पिक्यूलियर कहने का मतलब जो कहा गया, मैंने कहा कि पिक्यूलियर का ये मतलब नहीं होता है कि कहीं रिपोर्टरी में एक दवा वाली दवा हो जाए। उसमें सावधान रहिएगा, क्योंकि सिंगल मेडिसिन रूबिक सबसे खतरनाक होते हैं, सबसे खतरनाक होते हैं। क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, चाहे कितना भी पिक्यूलियर क्यों ना हो, ये डॉक्टर बॉनिगेसेंस का स्टेटमेंट है, जितना भी पिक्यूलियरिटी क्यों ना हो, अगर वह पूरे टोटलिटी को कवर नहीं करता है तो वह आपको प्रिस्क्राइबिंग उसको नहीं करेंगे, वह काम नहीं करेगा। तो इसको करते हुए हम लोग आज का सेशन को समाप्त करेंगे। और सिमी जी, आप सेशन को हैंड ओवर करेंगे। डॉक्टर ह्यूबर्ट, यू आर द होस्ट नाउ फॉर Yeah, now I am the host, but I don't know who Okay, is sir. moderating the So English. Simi will be transferring the session Yeah, with a I vote shall of do. thanks to you. Yeah, just a moment, sir. Okay. सिमी जी, आप हैं? Yeah, she can do it. तो क्योंकि मुझे सिमी जी दिखलाई नहीं पड़ रही हैं। Dr. हाँ, Simi, you can. हैंड हाँ, नहीं कर पा रहे। या हाँ, ठीक है, ठीक। हाँ, सिमी जी, आप कंक्लूड कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर सचिन। आज के सेशन जेन्युइनली वैल्यूएबल रहा। अक्यूट इमरजेंसीज में होम्योपैथी का कॉन्फिडेंट यूज करना, ये पर्सपेक्टिव हम सब अपनी प्रैक्टिस में जरूर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और आज जो चीज इस सेशन को ट्रूली स्पेशल बना गई वो था डॉक्टर एम के साहनी सर का खुद प्रेजेंट होना और पर्सनल क्लिनिकल केस शेयर करना। सर, आपका केस सुनना जेन्युइनली इंस्पायरिंग था। डिकेड्स का एक्सपीरियंस और होम्योपैथी पर जो अनवेवरिंग ट्रस्ट आपने डेमोन्स्ट्रेट किया, वो हम सब के लिए एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हम सब सही पाथ पर हैं। सानी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्रेजेंस और आपका केस शेयरिंग दोनों ने आज के सेशन को अलग ही डायमेंशन दिया है। थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर बीइंग सच एन एंगेज्ड ऑडियंस। आईएफपीएच को भी थैंक यू इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म के लिए। नाउ आई हैंड ओवर द सेशन टू इंग्लिश टीम। सर, यू कैन टेक ओवर।